हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार इस ट्यूटोरियल क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। चलिए क्लास की तरफ बढ़ते हैं। मैंने संविधान का एक वीडियो बनाने का प्रयास किया है। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। आपको बोर्ड पर कुछ आंकड़े नजर आ रहे होंगे। इस आंकड़ों को मैं बहुत अच्छी तरह सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। आप लोग भली भांति जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यानी द्वितीय विश्व युद्ध 1945 को खत्म हुआ था। उसके बाद अंग्रेज को लगने लगा था कि शायद मैं इंडिया पर अब ज्यादा दिनों तक शासन नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए वह भारत से लौटने से पहले वो एक मिशन भारत को भेजते हैं, जिस मिशन का नाम है कैबिनेट मिशन। ये कैबिनेट मिशन है क्या? इसकी जरूरत क्यों पड़ी? अंग्रेजों का मानना था कि इंडिया वालों के पास इतना दिमाग नहीं है या इतने शिक्षित नहीं है कि वो अपना संविधान का निर्माण वो खुद अपने तरीकों से कर सकें। इसीलिए वहां से ब्रिटेन से वहां से 3 मेंबर गठित होकर कैबिनेट मिशन के नाम से एक मिशन बनी और वो मिशन भारत आई। उस मिशन में 3 मेंबर्स थे। एक थे पैट्रिक लॉरेंस, दूसरा थे स्टेफोर्ड क्रिप्स और तीसरा थे अलेक्जेंडर। ये तीनों मेंबर्स भारत आए थे और इन्हीं के आधार पर एक संविधान सभा का निर्माण किया गया। तो संविधान सभा में सीट 389 निश्चित की गई और सबसे बड़ी बात थी ये 389 सीट किस आधार पर निश्चित की गई। तो एक क्राइटेरिया रखा गया था कि प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक मेंबर्स का चुनाव करना था। तो यानी जब हमारा संविधान सभा निर्माण हो रहा था उस समय हमारे देश की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ थी। तो 40 करोड़ अगर जनसंख्या थी और 10 लाख पर एक मेंबर को चुनना था तो लगभग 400 सीट होना चाहिए था। लेकिन 400 सीट न होकर 389 सीट निश्चित की गई। और सबसे बड़ी बात है कि 389 जो सीट है वो कहाँ कहाँ कौन कौन से क्षेत्र से आए थे? तो ये 3 क्षेत्र से आए थे। एक है ब्रिटिश प्रांत, दूसरा है देसी रियासत और तीसरा है चीफ कमिश्नर। तो ब्रिटिश प्रांत क्या थे, देसी रियासत क्या थे और चीफ कमिश्नर क्या थे? ब्रिटिश प्रांत का मतलब था ऐसा क्षेत्र जहां पर डायरेक्ट ब्रिटेन की रानी का शासन हो। उस क्षेत्र से 292 मेंबर्स चुना के आए थे। देसी रियासत 93 थे। तो देसी रियासत में 93 मेंबर थे। तो उसमें क्या था कि जितने भी भारत के राजा थे या रजवाड़े थे, जो राजा अपने तरीका से शासन सब क्षेत्र पर चला रहे थे, तो वहां के राजाओं ने क्या किया कि प्रति 10 लाख पे एक मेंबर्स का चुन के वो संविधान सभा भेज दिए। उसके बाद आपका चीफ कमिश्नर का मतलब क्या होता है? चीफ कमिश्नर का मतलब होता है कि जैसे आज का यूटी, तो आज जैसे हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है यानी 8 यूटी है। तो आप मान सकते हैं कि जो अभी का यूटी है वैसा ही वो 4 कमिश्नर क्षेत्र पहले थे। तो कौन कौन थे? बहुत आसान है। जैसे ABCD। A फॉर अजमेर, B फॉर बलूचिस्तान और C फॉर कर्नाटक का एक पूर्व क्षेत्र है वो, और चौथा था दिल्ली। यानी देखिए ABCD अजमेर, B फॉर बलूचिस्तान, C फॉर पूर्व और D फॉर दिल्ली। यहाँ से 4 मेंबर्स चुना के आए थे। अब एक बात बहुत जानने वाली बात है कि 292 प्लस 4 292 प्लस 4 296। तो 296 जो मेंबर्स थे उनका निर्वाचन हुआ था। यानी वो चुना के नहीं आए थे, वहां निर्वाचित होके आए थे। तो ब्रिटिश प्रांत और चीफ कमिश्नर जो हमने बताया था, ब्रिटिश प्रांत और चीफ कमिश्नर यानी 292 मेंबर और प्लस 4 मेंबर, तो 292 प्लस 4 यानी 296। तो 296 मेंबर्स से वो निर्वाचित होके आए थे। अब बाकी जो देसी रियासत क्या किए थे, जो राजा महाराजा थे या रजवाड़े थे, उन्होंने क्या किए थे, डायरेक्ट 10 लाख पर
एक व्यक्ति को अपने मन से चुन के भेज दिए थे। अगर आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा कि संविधान सभा का जो निर्माण हुआ था वो किस आधार पे हुआ था, निर्वाचन के आधार पे हुआ था या मनोनयन के आधार पर हुआ था, तो दोनों आंसर होगा, क्योंकि आप एक नहीं मार सकते, क्योंकि 93 मेंबर्स का जो वो डायरेक्ट राजा सब डायरेक्ट चुन के भेज दिए थे और 292+4 यानी 296 मेंबर्स पर निर्वाचन हुआ था। अब ये बात है, जब 296 मेंबर्स पर निर्वाचन हुआ तो उसमें लगभग दो पार्टी मुख्यतः पार्टी थी, एक थी कांग्रेस और दूसरा थी मुस्लिम लीग। तो कांग्रेस को 296 सीट्स में से उनको 208 सीट प्राप्त हुआ और 292 सीट में से मुस्लिम लीग को 73 सीट प्राप्त हुआ और प्लस में 15 सीट्स जो बचे वो कोई और पार्टी जैसे मिश्रित पार्टी हो, बहुत सारे पार्टी ऐसे थे छोटे पार्टी प्राप्त हुए। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि जब 296 मेंबर्स पर निर्वाचन हुए थे तो उसमें मुस्लिम लीग का कितना सीट मिला था, तो 73। अगर आपसे पूछा जाए कि आपका क्या कहते हैं कांग्रेस को कितना सीट मिला था, तो 208 सीट। एक इम्पोर्टेंट बात और है, एक प्रश्न पूछा जाता है कभी कभी कि जो 389 मेंबर्स थे उसमें से महिला मेंबर्स कितने थे, तो उसमें से 15 महिला मेंबर थी। और आपसे ये भी पूछा जाएगा कि उसमें एसटी यानी अनुसूचित जनजाति के सीट कितने थे, जो चुना के आए थे मेंबर्स, वो थे 33 यानी 33 एसटी और 15 महिला। चलिए बैठक की बात करते हैं। 3 बैठकें हुई। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को किया गया। इसमें क्या था कि टोटल मेंबर्स 389 थे, लेकिन 9 दिसंबर 1946 को जो प्रथम बैठक हुआ उनमें 389 मेंबर्स को आने थे, लेकिन उस बैठक में 209 मेंबर्स ही उपस्थित हुए। इनका कारण क्या था कि जितने भी मुस्लिम समुदाय के लोग थे उनका कहना था कि ये जो संविधान सभा बना है या जो संविधान का निर्माण हो रहा है एक हिंदू के लिए हो रहा है, इसीलिए जितने भी समुदाय मुस्लिम समुदाय के लोग थे वो इसमें नहीं उपस्थित हुए। कुछ देसी रजवाड़ों के जो या देसी रियासत के जो मेंबर्स थे वो उपस्थित नहीं हुए। इसीलिए अगर आपसे पूछे कि प्रथम बैठक जो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था उसमें कितने मेंबर्स उपस्थित थे, तो उसमें 209 मेंबर्स उपस्थित हुए। फिर दूसरी बैठक की बात करते हैं। हाँ, एक बात और, इसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया। तो आपसे पूछा जाए कि अस्थायी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा। आगे चलते हैं। द्वितीय बैठक हुआ 11 दिसंबर 1946 को। पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को, दूसरा बैठक 11 दिसंबर 1946 को, 2 दिन का गैप है। ठीक, इसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि अस्थायी अध्यक्ष या कार्यवाहक अध्यक्ष, तो आप बताइएगा सच्चिदानंद सिन्हा। अगर आपसे पूछा जाए कि अस्थायी अध्यक्ष, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीसरा बैठक हुआ था 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को तीसरा बैठक हुआ। इसमें क्या किया गया कि जवाहरलाल नेहरू जी एक उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष रखते हैं। वो बोलते हैं कि संविधान, इसका मतलब, उनका मतलब क्या था कि उन्होंने एक उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया। उद्देश्य प्रस्ताव, आपके मन में सवाल आता होगा उद्देश्य प्रस्ताव क्या था। उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब है कि हमारा जो संविधान का निर्माण हो रहा है वो कैसा संविधान बनना चाहिए, क्या उद्देश्य है, कैसा कठोर बनना चाहिए कि लचीला बनना चाहिए, कैसा संविधान का निर्माण हो जो बार बार हमको उसमें संशोधन न करना पड़े। ऐसे ही उद्देश्य प्रस्ताव में ऐसे कुछ बात लिखे हुए थे। तो यही उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया, संविधान सभा में तृतीय बैठक में। लेकिन वो चाहते तो उसी समय
वे स्वीकृत कर दिए जाते हैं, लेकिन बहुत सारे मेंबर्स उनमें अनुपस्थित थे, इसीलिए उनको स्वीकृति में 22 जनवरी 1947 माने 22 जनवरी 1947 को उसको स्वीकृति दिया गया। देखिए 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया और उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति मिली। आगे चलते हैं। अब संविधान सभा के निर्माण में कौन कौन समितियां काम की? तो संविधान सभा के निर्माण में संविधान के निर्माण के लिए कुल 13 समिति की स्थापना की। इसमें कुछ इंपोर्टेंट समिति है जो इस प्रकार है। प्रथम बहुत इंपोर्टेंट है प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति क्या है? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे B.R. अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर। लेकिन आपसे अगर पूछा जाए कि प्रारूप किसने तैयार किया था, तो B.R. अम्बेडकर नाम हो क्या है? B.N. राव यानी B.N. राव, बेनेगल रामा राव। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, समिति लाइन, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर थे। लेकिन प्रारूप किसने तैयार किया था? तो B.N. राव। इस 2 क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा सा आप सब दिमाग लगा काम कीजिए, क्योंकि बहुत से बच्चे प्रारूप देखते ही B.R. अम्बेडकर मानते हैं, ऐसा नहीं करना है। चलिए, लेकिन प्रारूप समिति की स्थापना कब हुई थी? तो प्रारूप समिति की स्थापना 29 अगस्त 1947 को, यानी जो अभी हम खेल दिवस मनाते हैं, ऐसे आप याद कर सकते हैं, खेल दिवस 29 अगस्त को मनाते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस। तो ऐसे ही 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की स्थापना हुई थी। अब बात है प्रारूप समिति में मेंबर्स कितने थे? तो प्रारूप समिति में कुल 7 मेंबर्स थे, यानी एक अध्यक्ष थे, बाकी 6 अन्य सदस्य थे। आगे है कुछ इंपोर्टेंट है, जैसे संचालन समिति। तो संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान समिति, तो संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। देखिए एक बात पर गौर कीजिएगा, संघीय संविधान समिति, यहाँ भी संघीय लगा है, यहाँ भी संघ लगा है, तो जहाँ संघ लगा रहे वहाँ जवाहरलाल नेहरू मानिएगा, और एक संघ संविधान समिति तो जवाहरलाल नेहरू। देखिए संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू और संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू। एक है प्रांतीय संविधान समिति, तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। एक बार और, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे B.R. अम्बेडकर। उसके बाद संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संचालन समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। फिर संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू और प्रांतीय संविधान समिति वल्लभ भाई पटेल। चलिए, संविधान हमारा बनकर 29 नवंबर 1949 को तैयार हो गया। इनको बनाने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे। टाइम इतना लगने का कारण क्या था कि एक ऐसे संविधान का निर्माण करना था जो हमारे देश को अच्छे से चलाया जा सके, इसीलिए इतना टाइम लगा। और पूरा संविधान बनके 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनके तैयार हो गया। एक इसमें इम्पोर्टेंट बात है, जब 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनके तैयार हो गया, तो फिर हम 26 जनवरी 1950 को क्यों उसको लागू किए? इसका एक कारण है कि 26 जनवरी 1930 को हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा 26 जनवरी 1930 को की थी। इसीलिए उसी दिन को याद करने के लिए हम 26 जनवरी का दिन संविधान को लागू करने के लिए उस दिन के साथ जोड़ दिए। जैसे 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, संविधान को पारित किया गया और क्या किया गया? आत्मर्पित किया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित किया गया, अंगीकृत किया गया और आत्मर्पित किया गया, लेकिन आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा कि किस दिन या किस डेट को हमारा संविधान लागू हुआ, तो लागू करने का बात है 26 जनवरी 1950। लागू और पारित करने में अंतर है।
तो हमारा पूर्णतः संविधान लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को, इसीलिए हम उस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अब है, जब हमारा संविधान लागू हो गया तो उस समय कितने आर्टिकल्स थे? तो 395 आर्टिकल्स यानी 395 अनुच्छेद थे। उसके बाद 22 भाग थे और 8 अनुसूची थी। लेकिन अभी वर्तमान में हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग है और 12 अनुसूची है, यानी 8 अनुसूची से बढ़ के 12 अनुसूची, यानी 4 अनुसूची बढ़ा, तो टोटल हो गया 12 अनुसूची। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।